हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सारे जो है सवाल आपके मन में आ रहा है आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम्स को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या फुल डिटेल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई सारे जो है कैंडिडेट्स के मन में यहाँ पर वैकेंसी को लेकर और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर के जो है यहाँ पर कई सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको जो है ऑफिशियली सारे सवालों के ऑफिशियली आपको जो है जवाब देंगे। देखिए, इस तरह से देखा जाए तो पहला जो क्वेश्चन यही आ रहा है कैंडिडेट्स के मन में कि क्या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वाले छात्र इसमें एलिजिबल है या नहीं, जो सिग्नल ग्रेड 1 की पोस्ट निकली है उसमें टेक्नीशियन 1 में। इसके बाद बात करें तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब कि CBT 1 ही होगा या फिर इसके बाद भी एग्ज़ाम होगा, सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद जो है मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नीशियन 3 में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है आप सभी के मन में। इसके बाद देखिए ITI और जो 10+2 PCM जिसमें है तो उसमें मतलब कि 2 फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आपको ऑफिशियली अपडेट देंगे। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है OBC वाले छात्रों के लिए कि OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर का जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है या स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो कब का होना चाहिए, इसकी वैलिडिटी पूछी गई है कि कब से कब तक के होना चाहिए। इसके बाद देखिए BSc इन मैथ्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि BSc यदि मैथ ऑनर्स में है तो वो कैंडिडेट जो है सिग्नल ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, इसके आपको जो है सारे ऑफिशियली हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल है कि क्या मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वाले छात्र जो है सिग्नल ग्रेड 1 की वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल है कि नहीं टेक्नीशियन 1 के लिए। और इसके बाद जो है BSc वाला, BSc अगर मैथ ऑनर्स में है तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं सिग्नल ग्रेड 1 टेक्नीशियन 1 की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो इन दोनों के क्वेश्चन जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिए है कि ये दोनों जो है मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और या डिप्लोमा वाले छात्र या फिर BSc मैथ ऑनर्स वाले छात्र सिग्नल टेक्नीशियन 1 मतलब सिग्नल ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पिछली वीडियो में जो है मैंने बता दिया आपको सारा सब कुछ, इसका ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बता दिया था, तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगला बड़ा सवाल है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, मतलब कि CBT 1 ही होगा या फिर इसके बाद भी कोई एग्ज़ाम होगी। तो इसके लिए चले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर टेक्नीशियन का फुल डिटेल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 13.1 CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसके पैराग्राफ में आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 मतलब सिग्नल वाली पोस्ट के लिए बात करें या फिर हम बात कर लें कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मतलब कि सारे टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है उसके लिए बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT की बात कही गई है। देखिए, यहाँ पर कोई भी अदर CBT की बात नहीं कही गई है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पैटर्न और टेक्नीशियन का जो सिलेबस दिया गया है वो एक ही CBT के अकॉर्डिंग दिया गया है, मतलब CBT ही लिखा है। यहाँ पर CBT 1 या CBT 2 का जो है एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस नहीं दिया गया है। मतलब कि अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो यहीं पर आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर CBT ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। तो देखिए, CBT की बात करें तो यहाँ पर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, मतलब BSc वगैरह कैंडिडेट जो है या फिर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं तो उनको भी जो है यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह इनके हिसाब से दिया गया है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें सिग्नल ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए, तो मतलब कि यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये जो मैथमेटिक्स दिया गया है वो जो नॉर्मल अपना जो मैथमेटिक्स होता है जो अक्सर रेलवे जैसे CI SI वगैरह पूछता है उस तरह का यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो एडवांस लेवल का दिया गया है, मतलब कि आपका जो डिप्लोमा BSc या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग वगैरह में जो यूज़ होता है जो सब्जेक्ट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट CBT 1 के लिए यहाँ पर इतना बड़ा सिलेबस दे दिया गया है एडवांस लेवल का, इसलिए जो है यहाँ पर CBT 2 होने की कोई भी यहाँ पर बात नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ने भी बोला नहीं है। उसके बाद देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बात करें तो यहाँ तक तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह आपके SI यूनिट्स वगैरह मास वेट वगैरह फिजिक्स वगैरह है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपका कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर्स है, रजिस्टर इंसुलेटर वगैरह है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब कुछ आपका दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट,
सारा सब कुछ आपको जो है यहाँ पर एडवांस लेवल का डिप्लोमा और इंजीनियरिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि बीएससी वाले छात्रों के हिसाब से जो है सिलेबस दिया गया। तो मतलब कि आपका ये सब कुछ जो है CBT 1 में ही पूछ लिया जाएगा, इसके लिए CBT 2 कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन वहीं पर दोस्तों एक बड़ा जो देखिए यहाँ पर रेलवे ने एक बात क्लियर की है, आप देखिएगा 20 पॉइंट का जो मिसलेनियस आपको दे रखा है उसमें C पॉइंट आप देखिएगा, देखिए RRBs रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एडिशनल CBT DV एज रिक्वायर्ड, मतलब कि यदि RRB को लगा तो वो एडिशनल DV या CBT, मतलब कि CBT के 1 के बाद जो है CBT 2 भी कंडक्ट करवा सकता है, पूरा राइट्स जो है रिजर्व रखता है RRB यहाँ पर बोल रहा है। इसके बाद देखिए एट एनी स्टेज, मतलब कि किसी भी स्टेज में CBT एक्स्ट्रा करवा सकता है, मतलब CBT 1 के बाद CBT 2 भी करवा सकता है। RRBs आल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल पार्ट और होल ऑफ एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज, मतलब कि रेलवे चाहे तो वो जो है पूरा जो है एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर सकता है या किसी पार्ट को भी यहाँ पर कैंसिल कर सकता है पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो आई होप कि यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा CBT 1 को लेकर के या CBT 2 को लेकर के। दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, देखिए कि यहाँ पर जो है ITI, दोस्तों यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगला टेक्नीशियन 3 में टेक्निकल का जो है क्वेश्चंस आएगा या नहीं, इसके बाद बात करते हैं हम। तो दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है कि टेक्नीशियन 3 में जो है टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए सिलेबस फॉर CBT फॉर पे लेवल 2 पोस्ट इन वेरियस पोस्ट कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है मैथमेटिक्स सिंपल जो दे रखा है, आपका जो मैथमेटिक्स पूछता है वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो क्वेश्चंस आने हैं वो आपको दिया गया है, जो हमेशा रेलवे पूछता है। इसके बाद देखिए जनरल साइंस का आपका जो है 10th स्टैंडर्ड तक जो CBSE पैटर्न होता है, NCERT पैटर्न होता है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपका जनरल अवेयरनेस दिया गया है, मतलब कि आपका GK और जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एग्जाम पैटर्न भी दिया है कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे और टोटल जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो है आपका कितना टाइम रहने वाला है। लेकिन वहीं पर बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी आपका ट्रेड से संबंधित, देखिए मान लीजिए कि आपका फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो या वेल्डर हो या मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, जो भी आपका ट्रेड हो, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर आपको सिलेबस नहीं दिया गया है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आपको टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल जो है सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले कैंडिडेट्स को। तो बिल्कुल दोस्तों आप जो है बेफिक्र रहिए, यहाँ पर से आपका जो है टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, GK GS आपका जो है और साइंस आपका पूछा जाएगा सिंपल तरीके से। दोस्तों उसी के बाद यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ITI और 10+2 अगर किसी कैंडिडेट्स का है तो वो क्या 2 फॉर्म अलग अलग भर सकता है, मतलब कि ITI से कोई अलग RRB का फॉर्म और जो है PCM 10+2 से कोई अदर RRB का फॉर्म, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका ITI और 10+2 को लेकर के है उसके बारे में हम यहाँ पर क्लियरिफिकेशन रेलवे ने दिया है। देखिए इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शंस क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिएगा, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स एमंगस्ट अदर्स, मतलब कि यहाँ पर जो है आपका इस निम्नलिखित जो आपको कथन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर बातों के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए मल्टीपल एप्लीकेशंस टू डिफरेंट RRBs फॉर सेम RRBs फॉर द सेम पे लेवल पोस्ट इन सच केस all the applications will be rejected summarily and such candidates will be debarred from all future RRB and RRC एग्ज़ाम, मतलब कि यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन कर दी है अलग अलग RRB के लिए, मतलब कि आप मान के चलिए कि ITI बेस पर, सिंपल तरीका बता रहा है कि ITI बेस पर आपने RRB मुंबई से भी फॉर्म भर दिया और वहीं पर आपके उसी ITI बेस पर आपने RRB कोलकाता से भी फॉर्म भर दिया, तो ये 2 अलग अलग RRB में सेम पोस्ट के लिए हो गया, इसलिए जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगला पॉइंट देखिए दीजिएगा, देखिए और सेम RRB फॉर द सेम पे लेवल, मतलब कि आपका यदि आप ITI की पोस्ट लेंगे या 10+2 की लेंगे तो ये सेम लेवल की है, मतलब कि ग्रेड 3 मतलब कि आपकी टेक्नीशियन 3 की पोस्ट है और ये सेम लेवल है, इसलिए जो है आप जो है ये दोनों ही लेवल 2 की पोस्ट है, इसलिए जो है आप अलग अलग RRB से फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आपने एक RRB मुंबई से अगर ITI बेस पर फॉर्म भरा और वहीं पर जो है आपका 10+2 भी है तो आपको वो 10+2 वाला फॉर्म भी आपका सिग्नल के लिए RRB मुंबई से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब यदि आपने RRB कोलकाता से फॉर्म भरा ITI का और आपका 10+2 भी है PCM से, तो आपको उस पोस्ट के लिए भी मतलब कि सिग्नल पोस्ट के लिए भी आपको जो है मतलब 10+2 वाली पोस्ट के लिए भी आपको जो है कोलकाता से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिए, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फ्यूचर के RRB और RRC की एग्ज़ाम से आपको परमानेंटली डिबार्ड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा।
दोस्तों उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, वैलिडिटी क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके 1 साल के अंदर का आपका जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेहतर होगा कि कई सारे कैंडिडेट्स ने अगर एएलपी का फॉर्म भरा तो उन्होंने ओबीसी का जो है नया एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो चल जाएगा। और अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि पिछले ग्रुप डी वगैरह की भर्ती के टाइम अगर बनवाया था मतलब कि फरवरी या मार्च में, तो उनका लगभग अगर एक्सपायर हो गया होगा, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो लोग नया कार्ड मतलब कि नया सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले और उसी का जो है अपडेट उस पर दे। या हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपके स्टेट में जो भी बनता है सर्टिफिकेट, तो उसका नंबर आपको लगेगा जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए। आपके डीवी के टाइम उसको भी अच्छे से देखा जाएगा कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो वो उसकी ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट की डेट जो है आपके वैलिड थी कि नहीं, मतलब कि 1 साल के अंदर की थी या नहीं। अगर आपका 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हो गया तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए जो है प्लीज़ आप डीवी में रिजेक्ट होने से पहले बेहतर होगा कि आप नया फॉर्म भरवा लीजिए, नया जो है ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अभी लगभग पूरा 1 महीना आपके लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डेट रखी गई है टेक्नीशियन की। तो आई होप कि दोस्तों आपका सारे यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में और पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।